एक बेटी फैसला करती कि मुझे अपने पुलिस वाले बाप को मौत के घाट उतारना है। वो अपने सोच में कामयाब भी हो जाती है। अपने पिता का मर्डर करने के बाद वो निकल पड़ती है अपने अय्याशी भरी जिंदगी की जो उसने सपने संजो कर रखे थे, जो दबा के रखे थे, अब उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। अपने लवर को वो अपना पति भी बना लेती है। महज एक महीने के अंदर, एक महीने पहले उसने अपने पिता का मर्डर किया। पूरी दुनिया के सामने उसने एक्टिंग की और उस एक्टिंग में दिखाया कि वो बहुत ज्यादा मजबूर है, उसे बहुत ज्यादा दुख है और हर किसी ने उस लड़की की, उस बेटी की आंसुओं पर भरोसा कर लिया और उसकी जल्द ही शादी भी करवा दी गई उसी के लवर के साथ। अभी जो जिंदगी थी बहुत ज्यादा खुशनुमा थी। हर कोई समझ रहा था कि पिता की मौत के बाद इस लड़की की जो किस्मत है रातों ही रात पलट चुकी है। जहां पहले दुख भरी जिंदगी जीती थी, पिता की मौत के बाद अब उसमें खुशियां आ चुकी हैं, उसकी शादी हो चुकी है और इस खुशियों में चार चांद तब लग गया जब बाप की जो खाकी वर्दी थी, अब बेटी को कंपनसेशन ग्राउंड पर उसे उस वर्दी को पहनने का हक भी मिल गया। मायने ये कि बेटी को अपने पिता की सरकारी नौकरी, वो भी पुलिस वाली नौकरी, मिल भी जाती है और उसके साथ वो निकल पड़ती है अपनी जिंदगी के नए आयाम लिखने के लिए। फिर एक रोज एक लड़का थाने में पहुंचता और कहता है कि सर, जो लड़की है जिसे आप लोगों ने नौकरी पर रखा है, उसने उसी की हत्या की है। मतलब एक शख्स जो गया थाने में और बताया कि वो लड़की ने अपने पिता की हत्या करने के बाद अपने पिता की सरकारी नौकरी पर कब्जा बैठा लिया है। जो सामने बैठे इंस्पेक्टर थे पूछते हैं, वो सब तो ठीक है, तुम कौन हो? वो कहता है कि सर, मैं कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति हूं। पुलिस वाले कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं और तफ्तीश शुरू होती है कि किस तरीके से एक बेटी ने अगले 3 सालों तक कोई भी पकड़ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। यहां तक कि अलग अलग जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आई थी, कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि उस लड़की ने मर्डर किया है। बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी थी, जहां पर अगर उस पति ने जाकर या कि उस शख्स ने जाकर स्टेशन पर ना बताया होता कि मेरी बीवी ने अपने ही पिता को मौत की घाट उतारकर उसकी सरकारी नौकरी पर कब्जा कर लिया है, आज हम इस वीडियो को नहीं बना रहे होते। लेकिन उसकी सिर्फ एक गवाही से इस पूरे केस में किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न आता है, किस तरीके से इस केस में बदलाव होता है, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो अभी जो आपको दीपक ने बताया वो एक अंश भर है। एक आज़ाद ख्यालों की लड़की, आज़ादी की मांग करने वाली लड़की, उसकी अगर आप इंस्टाग्राम रील देखेंगे, तमाम तरीके के वीडियोस देखेंगे, तो आपको दिखेगा किस तरीके से वो एंजॉय कर रही है। और ये सारे वीडियो जो भी आप अपनी क्लिप्स इसमें देख रहे हैं, वो सारे वीडियो तब बनाए गए हैं जब उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। ड्रामा तो खूब रचा, हर किसी के सामने खूब रोई, सबको ऐसा लगा कि इस बच्ची को सांत्वना देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इसके पिता की मौत हुई तो इसकी उम्र महज 19 साल थी। लेकिन उसके बाद पिता की मौत के बाद बाकायदा जिस तरह से इंस्टाग्राम पे रील बना रही है, जहाँ जहाँ भी वो घूमने जा रही है, हर एक चीज़ को उसने बाकायदा लोगों को दिखाया। और तो और अपने हस्बैंड के साथ भी उसने कई रोमांटिक वीडियोस बनाए, कई रोमांटिक रील्स बनाए, जिसे उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और बाकायदा अपनी खुशियों का इजहार हर किसी के सामने किया। क्योंकि जब तक पिता जिंदा थे तब तक बेटी ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी। जब तक पिता इस दुनिया में थे तब तक बेटी को महसूस होता था कि उसे किसी पिंजरे में कैद करके रखा गया है। और जैसे ही पिता की आत्मा को इसने इस दुनिया से आज़ाद किया और फिर इसने सोचा कि अब मुझे भी आज़ादी मिल गई है और लगातार मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, क्योंकि पिता की सरकारी नौकरी तो अब मुझे ही मिल रही है। मैं अपने मन की मालिक हो गई हूँ, सरकारी नौकरी भी है, प्रॉपर्टी भी है, अब जो चाहे मैं वो कर सकती हूँ। अब आपको इस लड़की की पूरी कहानी, पूरी वारदात को समझना होगा और उसे समझने के लिए आपको आज से करीब करीब 3 साल पहले यानी कि साल 2023 में चलना होगा। दरअसल ये एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें आपको 19 साल की आर्या नज़र आ रही है। ये जो आर्या है, इसी ने अपने पिता का कत्ल किया है। साथ में उसकी माता जी हैं और उन्हीं के साथ में उसके पिता जयंत भल्लावर हैं, जिनकी उस वक्त उम्र 45 साल थी, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। अब 25 अप्रैल साल 2023 को आखिर ऐसा हुआ भी क्या? तो दरअसल 25 अप्रैल 2023 को जो जयंत हैं, जो हेड कांस्टेबल हैं, उनकी जो पोस्टिंग थी उस वक्त कलेक्ट्रेट ऑफिस में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और उन्हें कहा था कि आपको सुबह सुबह आकर वहाँ पर
अपना एक अटेंडेंस लगानी है। अब इसीलिए जिस तरह से एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, घर एकदम खुशनुमा होता है, बेटी अपने पिता की केयर भी करती है, पिता अपनी बेटी को बहुत मानते हैं, तो इस तरह से इस परिवार को भी देखकर लोगों को यही लग रहा था। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को ये जो बेटी है उसके दिमाग में तो कुछ और ही फितूर चल रहा था। दरअसल रोज की तरह जो जयंत हैं वो सुबह सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तैयार वगैरह होने के बाद बाकायदा ब्रेकफास्ट के लिए जब डिमांड करते हैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी से, तो होता क्या है कि दरअसल बेटी उस रोज मिक्सी में एक शेक बना रही थी। बाकायदा वो शेक को लेकर आती है ग्लास में और अपने पिता को देती है कि पापा आज मैंने आपके लिए मिल्क शेक बनाया है, बहुत टेस्टी होगा, इसे पीकर देखिए। अब बेटी जब कोई प्यार से कोई चीज़ दे रही है तो पिता मना कैसे करेंगे, और इसके लिए जो पिता है वो मिल्क शेक पी लेते हैं और इसके बाद कहते हैं कि अब मुझे कुछ खाना नहीं है, मैं फ़ौरन अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। अब सुबह सुबह के वक्त अपने घर से सीधे तौर पे हेड कांस्टेबल जयंत जो हैं वो कलेक्ट्रेट ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पसीना आना शुरू होता है, उन्हें बेचैनी होती है और उन्हें लगता है कि शायद उनका जो दिल है वो बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है। लेकिन किसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, उनके पास जो पानी था वो उस पानी को पीते हैं और कहते हैं कि कुछ होगा, कुछ हो सकता है, शायद बीपी की बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है, मैं वहाँ जाकर देखूंगा। अब किसी तरीके से वो कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचते हैं, लेकिन अब उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब थी। जब वो चल रहे थे तो पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनके कदम डगमगा रहे थे और किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। किसी तरह से वो कैसे भी करके अपने आप को कुछ पकड़कर उस कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर दाखिल होते ही हैं कि वैसे ही वो फौरन ज़मीन पर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। अब आसपास जो लोग खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, जब वो वहाँ पर देखते हैं कि एक शख्स जो जयंत हैं जिनके यहाँ ड्यूटी लगी हुई है वो गिर गए हैं, तो फ़ौरन लोग उनके पास पहुंचते हैं। अब उनके पास पहुंचने के बाद जब आसपास के लोग उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, हिलाया डुलाया जाता है, कोई रिस्पांस नहीं आता, फ़ौरन अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद जब परिवार को बुलाया जाता है, परिवार को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फैमिली भी पहुंच जाती है, डॉक्टर्स भी देखते हैं, तो डॉक्टर पहली नज़र में देखकर बोलते हैं कि इनकी जो मौत है वो उसी वक्त हो गई थी अभी जब इनको ये मतलब चक्कर खाकर गिरे थे, और सबको ऐसा लगता है कि शायद इनके दिल में कुछ प्रॉब्लम हुई और हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स लगे और इस वजह से इनकी मौत हो गई है। अब परिवार जब वहाँ पर पहुँचता है, उनका रो रो के बुरा हाल, पत्नी रो रो के एकदम परेशान हो जाती है, और ये जो 19 साल की आर्या है ये इस कदर रोती है, मतलब इसे पता था कि अगर पिता, क्योंकि इसे पता था, इसने जो सुबह काम किया है, जो इसने मिल्क शेक बनाया उसमें उसने एक ऐसा जहर मिलाया है, वो जानती थी कि उसके पिता की मौत डेफिनेटली हो जाएगी और उसी की वो खुशी मना रही थी। लेकिन जब इसे पता था आगे से एक्टिंग भी करनी है, और इसलिए जब वो अस्पताल पहुंची तो फुल अपनी एक्टिंग जोन में आकर पहुंचती है, आंखों को गीला कर कर, लाल आंखें कर कर वहाँ पर ऐसा रोना शुरू करती है कि जो भी लोग खड़े थे उन्हें तरस आ जाता है। उन्हें वो सब ये बोलते हैं कि एक बेचारी 19 साल की लड़की, एक लौती लड़की, अभी इसकी शादी भी नहीं हुई थी, पिता सपने देख रहे थे और पिता का साथ या पिता का साया इसके सिर से उठ गया। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद आर्या को लगता है कि लोग उसके साथ सिंपथाइज कर रहे हैं, लोग उसको उस नज़र से देख रहे हैं, तो वो अपनी एक्टिंग को चालू रखती है। अब इधर होता क्या है, क्योंकि जयंत हेड कांस्टेबल थे, पुलिस में थे, तो ऐसे में पुलिस के भी काफ़ी लोग आते हैं, उनकी टीम भी आती है, तो पोस्टमार्टम की बात कराई जाती है। अब यहाँ पर आप खेल देखिए कि जब पोस्टमार्टम होता है, इस लड़की को आप समझिएगा 19 साल की लड़की, ये जानती थी कि ये कोई ऐसे जहर का यूज़ करे, कोई ऐसा जहर ये यूज़ करे जो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या जब पोस्टमार्टम कराया जाए तो उसके अंदर उस जहर का एक भी अंश ना है, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र ही ना हो कि जहर है। तो ऐसी प्लानिंग इस 19 साल की लड़की ने रची थी। तो ऐसे में जब पोस्टमार्टम की बात भी होती है तो जैसे आम जो कातिल होते हैं वो अगर पोस्टमार्टम की बात होती है पीछे हटते हैं कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, यहाँ पर ये इन सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, फुल सपोर्ट कर रही थी, फैमिली को संभालने की कोशिश कर रही थी, एक्टिंग बाकायदा कर रही थी। तो ऐसे में जब पोस्टमार्टम की बात हुई तो जयंत का पोस्टमार्टम भी कराया गया और पोस्टमार्टम में कुछ आया ही नहीं, मतलब कोई भी जहर का जिक्र या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई भी फॉल प्ले नहीं आया जिसकी वजह से पुलिस शक करती। अब जब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी तो जो बॉडी थी वो परिवार को सौंप दी जाती है और इसके बाद बाकायदा अंतिम संस्कार किया जाता है। अब यहाँ पर जो बेटी है इसका रो रो के बुरा हाल है, ये किस तरह से खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, मतलब लोगों को दिखा रही है। लेकिन करीब 1 महीने बाद ही अचानक से इसकी शादी की खबर आती है, यानी कि हर टीम को, जो भी इनके फ्रेंड्स थे पुलिस में, इनके पिता के, बाकी सबको न्योता दिया जाता है और कहा जाता है कि एक आशीष शर्मा नाम का लड़का है जिसको उसके पिता की जगह पर जो सरकारी नौकरी है पुलिस की वो मिली है, जो पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात है, उसके साथ आर्या का रिश्ता तय हो जाता है। अब दरअसल ये दोनों कौन है, आशीष शर्मा कौन है, तो आशीष शर्मा कोई और नहीं है बल्कि वो आर्या का बॉयफ्रेंड है, जिससे जो आर्या है वो लगातार बात किया करती थी और उसके साथ अपने जीवन जीने के सपने देख रही थी। अब परिवार में जब इनका रिश्ता तय होता है, शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फैमिली भी हर तरीके से ठीक ठाक चल रही थी। अब इधर 2023 की ये बात है जब पिता की मौत होती है, 1 महीने बाद शादी हो जाती है,
लेकिन इस लड़की की नज़र थी इसके पिता की सरकारी नौकरी पर, और होता भी यही है कि जो कंपनसेट करके, यूँ समझिए कि अगर इनके पिता जब मर जाते हैं तो सरकारी नौकरी बेटी को दे दी जाती है कि आप उनके पिता के पद पर आप तैनात हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह लेनी होगी। तो ट्रेनिंग का समय कब आता है? 2025 में, यानी 23 में मौत हुई, 25 में इस लड़की की ट्रेनिंग शुरू होती है। अब ट्रेनिंग तो शुरू हो जाती है, लेकिन इसके सपने थे, जो ये अय्याशी करना चाहती थी, जो ये चाहती थी कि दुनिया घूमे, जो चाहे वो करे, पिता की रोक टोक ना हो, अब इसका वो वाला दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ घर पर पति है, दूसरी तरफ ये अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रही है। धीरे धीरे इसका जो तवज्जो देना था अपने हस्बैंड को वो भी कम हो जाता है, और सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन एक रोज़ होता ऐसा है कि 2026 मार्च के अंत में जो इसका पति है आशीष शर्मा, वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इसकी पोल खोल कर रख देता है। आशीष इस तरीके से पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में उसने साफ तौर पे, जैसे आपको दीपक ने शुरुआत में बताया था, कि जाकर एक लड़का बताता है कि सर, जिस लड़की को आपने उसके पिता के मरने पर नौकरी दी है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अपने पिता की ही कातिल है, और उसका साथ मैंने भी दिया है, और मैंने फुल प्रूफ प्लानिंग करके उस लड़की के साथ मिलकर उसके पिता को मौत के घाट उतारा है। अब आप आगे जानिए, यहाँ तक की तो आपको कहानी समझ में आई। अब आप आगे जानिए कि आखिर इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड यानी आशीष शर्मा के साथ मिलकर ये प्लान कैसे बनाया था, और आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से जो आशीष है वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, खुद अपनी पत्नी की पोल खोलता है। क्या इन दोनों के बीच में भी कोई जलन की भावना आ गई थी? और साथ ही साथ जानिए कि 19 साल की लड़की ने आखिर किस तरीके से एक छोटे से जहर का इंतजाम किया, जिसके बाद पिता की मौत भी हो जाती है और कहीं से भी इसका राज खुलता नहीं। देखिए, जो आर्या के जो पिता थे वो अक्सर देखते थे कि अपनी बेटी जो आर्या है वो अक्सर किसी से फोन पर बातचीत क्या करती है। पहले तो उन्होंने एक दो बार इसे अनदेखा किया, मतलब उन्हें लगा कि ठीक है बच्चे हैं बात करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दिन आशीष के साथ आर्या को देख लिया, पकड़ लिया, तो समझ चुके थे कि आर्या एक गलत दिशा पे जा रही है। पढ़ने लिखने का वक्त है और पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनने का वक्त है, और ऐसे में ये सारी चीजों पर रोकथाम लगनी चाहिए। लेकिन ये जो आशीष था, आशीष कौन था? आशीष और आर्या जब एक दूसरे से मिले तो आर्या को आशीष इसलिए पसंद आया क्योंकि वो पुलिस की नौकरी करने जा रहा था। और पुलिस की नौकरी उसे कैसी मिली थी? दरअसल आशीष के पिता की भी कुछ रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, और उसी कंपनसेशन ग्राउंड पर आशीष की नौकरी पुलिस में लग चुकी थी। अब ये जो आइडिया था कि पिता की मौत के बाद सरकारी नौकरी मिल सकती है, पुलिस की नौकरी लग सकती है, आर्या इस चीज को लेकर अपने दिमाग में घंटों रात भर सोचती रहती थी कि क्या मुझे भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्या मुझे भी पढ़ने लिखने से निजात मिल सकती है, कम पढ़ लिख के भी, थोड़ा सा भी कम पढ़ लिख के भी अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाती है तो मेरी समाज में वाहवाही होगी। और लड़का भी उसे उस किस्म का मिल गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब पिता ने रोक टोक करना शुरू किया कि बेटा पढ़ो, अभी ये बात करने का वक्त नहीं है, ये चीजें सही नहीं है, तब ये फैसला करती है अपने बॉयफ्रेंड आशीष के साथ, जो कि खुद पुलिस में था, कि मुझे अपने पिता को मौत के घाट उतारना है। आशीष अपने न्यू गर्लफ्रेंड जो बनी थी आर्या, उसके प्यार में अंधा पागल हो चुका था। वो कहता है कि अच्छा मैं अपने भाई से बातचीत करता हूं। हम नाम बदल रहे हैं उस नाबालिग का, क्योंकि मोंटू रख लेते हैं। वो अपने कजन को कॉल करता है, दूर के भाई को कॉल करता है, और जो कि 13 से 14 साल का था, उसी कॉल करके कहता है कि देखो हमें एक ऐसे जहर के इंतजाम करने की जरूरत है जिससे उसका जो ट्रेस है वो ना मिल पाए। अभी जो मोंटू है, जो 13-14 साल का, हम नाम ले नहीं सकते, लेकिन उसका उठना बैठना उन ड्रगिस्ट के साथ था, उन जो अक्सर जो कोकीन या जो महंगी महंगी जो चीजें लोग सेवन करते हैं नशे के नाम पर, उनके साथ उठना बैठना था। मोंटू कहता है कि हाँ भैया, मेरा एक जुगाड़ है, मैं आपको जुगाड़ बताता हूं, मैं टैबलेट ला के देता हूं, और उस टैबलेट की कीमत है। अब यहां पर आशीष को लगा कि अरे यहां पर कीमत कितनी हो सकती है, तो उसने कहा कि भैया सिर्फ 5,000 रुपए, 5,000 रुपए आप दे दोगे तो मैं आपको जहर लाकर दे दूंगा और कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। आशीष को लगता है ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, ये 5,000 रुपए को देना कोई कौन सी बड़ी बात है। जहर 14 साल का लड़का अपने भाई को लाकर देता है। वो जो भाई है, जो आशीष है, अपनी गर्लफ्रेंड आर्या को देता है कि तुम इससे अपने पापा को मौत के घाट उतार सकती हो। कई दिन बीत जाते हैं, उस टैबलेट को अपने पास ही रखी रहती है, सही मौके का तलाश करती है। अब यहां पर अगर वो पानी में देती तो पता लग जाता, और इसलिए जब एक रोज जो पापा की जो ड्यूटी थी, उसके पापा की जो ड्यूटी थी वो डीएम ऑफिस में लगी हुई थी, डीएम ऑफिस के लिए वो निकल रहे थे, या कहीं कलेक्टर ऑफिस के लिए जब निकल रहे थे, तो बेटी ने कहा कि मम्मी आज खाना मैं बनाऊंगी पापा के लिए, आप हर रोज बनाती हो, आज मुझे बनाने दो।
वो जो लड़की थी आर्या 19 साल की, इस बार वो सोच के आई थी कि आज ही के दिन वो अपने सरकारी नौकरी पर एक स्टैम्प, रबर स्टैंप लगा देगी और सरकारी नौकरी लेके रहेगी। नाश्ता बनाती है, मिल्क शेक में वो जहर मिलाती है, उस मिल्क शेक को मिलाने के बाद गिलास में डालने के बाद अपने पापा को जाकर देती है और खड़े होकर अपने पिता को देखती कि पापा ने अच्छे तरीके से उस मिल्क शेक का हर एक बूंद अपने शरीर के अंदर लिया है या नहीं लिया है। अब उस बर्तन को ले जाकर सिंक में रखती है और जैसे ही जो उसके पिता हैं वो निकल पड़ते हैं तो वो सोचती कि शायद पापा की जो मौत है कितनी देर में होगी, कितने घंटों में होगी, क्योंकि उसके हिसाब से फिर ओवर एक्टिंग भी करनी थी। अब जैसी ही खबर आती है, घर की घंटी बजती है कि जो पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आर्या मन ही मन मुस्कुराती है, खुश हो रही है, उछलना चाहती है, लेकिन अपनी माँ के सामने, समाज के सामने उसे एक्टिंग करनी पड़ती है कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा दुख में हूं, मुझे झेला नहीं जा रहा दुख, और वहां से उसकी ऑस्कर लेवल एक्टिंग शुरू हो जाती है अस्पताल पहुंचने तक। अब वहां पर जो आगे की जो कहानी है वनिता ने आपको समझा दी। अब यहां पर क्या होता है कि जिस लड़के से पिता हर रोज रोकते टोकते थे कि इससे बातचीत नहीं करनी है, अब तो रास्ता खुल चुका था। मां को भी लगा कि बेटी अब एक तरीके से पिता का साया अब सर पर नहीं है, बेटी अब किससे हंसेगी, किससे बात करेगी, और इसलिए मां भी राजी हो जाती है कि तुम उस लड़की से शादी कर लेना। बेटी उस लड़के से शादी करती है और मन ही मन उसके दिमाग में यह था कि पिता की नौकरी मुझे कब मिलेगी, आज मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, कब मिल सकती है। और धीरे धीरे ये जो कवायद थी, शादी के बाद वो अलग अलग जगह घूमती थी और वहीं से एक ऑफर लेटर आ जाता है कि आप महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन कर सकती हैं बतौर ट्रेनी। अब यहां पर लेटर आ जाता है, लेकिन लेटर आते ही जो आर्या थी उसकी जो रवैया था, उसका जो बिहेवियर था, इस तरीके से चेंज हो जाता है कि आशीष को लगता है कि मैंने जिस लड़की से शादी की थी वो ये लड़की तो वो बिल्कुल नहीं है, इसमें तो घमंड आ चुका है, ये हर रोज झगड़े करती है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए हर रोज मुझसे बाहर जाने के लिए पैसे मांगती है, ऐसे तो मैं घर संसार नहीं चला पाऊंगा। रोज रोज के कलेश से तंग आकर वो तंग आ चुका था। अब इधर आशीष की जिंदगी में भी उथल पुथल मच चुकी थी, क्योंकि वो पुलिस में था, कंपनसेशन ग्राउंड पे भी उसकी भर्ती हुई थी, उस पर भी डिसिप्लिनरी एक्ट लगा था कि डिसिप्लिनरी एक्ट से मतलब वो ठीक टाइम पर अपने स्पॉट पर पहुंचता नहीं था, लेट लतीफी ऑफिस में पहुंचता था, कोई काम ठीक से करता नहीं था और इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब यहां पे सस्पेंड हुआ, सैलरी आधी हो गई है, सैलरी नहीं आ रही है, कभी आ रही है तो कभी नहीं आ रही है, और ऐसे में ये दोनों जो जोड़ा था, जो प्यार के नाम पर इन्होंने शादी की थी, यहां पर ये टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। रोज रोज कलेश हो रहे थे, आर्या कहती थी मुझे घूमना है, फिरना है, ये आशीष कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी नौकरी अभी जा चुकी है, कुछ देर वेट करो। अब यहां पर आर्या बार बार धमकी देती थी कि जब मेरी पुलिस की नौकरी लगेगी तो मैं तुम्हें कोई रुपया नहीं दूंगी। अब यहां पे आशीष को लगता कि इसे मुझे संभालना चाहिए था, ये तो अभी से घमंड में एक तरीके से मुझसे झगड़ा कर रही है, और ये एक दिन की बात नहीं थी, महीनों निकल जाते हैं। फिर आशीष को लगता है कि अब बहुत हो गया, मुझे ये सारी चीजें जाकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने इस लड़की के लिए क्या नहीं किया, उसके बावजूद भी ये मुझे कोसती है, मुझे टोकती है, अब इस घर में मेरा रहना बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। वो जाता है और थाने में, सीधा थाने में कहता है कि सर मैं जानता हूं कि मैं फंसूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मर्डर क्राइम के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो आर्या 19 साल की लड़की है, जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतारा, मुझे बहलाया फुसलाया और मुझे कहा कि तुम जहर का इंतजाम करो। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब आशीष का जो नाबालिग भाई है उसे जुवेनाइल में भेज दिया गया है, उसका एक और साथी जिसने जहर दिया था, उन तीनों चारों को गिरफ्तार किया जाता है, बेटी को गिरफ्तार किया जाता है, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये जो कहानी थी कि मुझे सच्चा प्यार करना है, कंपनसेशन ग्राउंड पर 2030 में मर्डर हुआ था, सोचिए 2026 में जाकर एक गवाही, घर पर जो झगड़ा हुआ था कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, लड़की कहती कि मेरी भी तो सरकारी नौकरी लग गई है, कौन सा बड़ा काम कर लिया तुमने, आने वाले वक्त में मैं संभाल लूंगी घर को। और ये जो कलेश हो रहा था, इस कलेश को 36 महीने हो जाते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि एक बेटी ने कितना परफेक्ट क्राइम किया कि डॉक्टर भी, जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर हैं वो भी पकड़ नहीं पाए। लेकिन डॉक्टर पकड़ नहीं पाए,
यहां पर पुलिस की भी गलती है। पुलिस से क्या गलती हुई कि वो अपने साथी की जो मर्डर हुआ था उसको पकड़ने में विफल इसलिए रहे क्योंकि वो जो पोस्टमार्टम जब होता है कि पेट के अंदर जो पाचन तंत्र होता है उसमें विसरा सैंपल ले जाकर फॉरेंसिक को भेजना चाहिए था। पुलिस वाले वही चीज करना भूल गए और उस भूल की जो सजा है 3 साल बाद, सोचिए उस जो आत्मा होगी वो कहां कहां भटक रही होगी इंसाफ के लिए। उसे पता है कि जो मेरी बेटी है जिसने वर्दी पहनी, मेरी ही वर्दी पहनी है, ये बेटी कातिल है और इसने मेरा ही मर्डर कर कर मेरी ही कुर्सी पर जाकर बैठी है और मेरा मजाक उड़ा रही है। जब ये सारी चीजें होती हैं हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि जो इंस्टाग्राम पे वो जो फोटोज वीडियोस हंसते खेलते हुए जो डाले जा रहे थे, ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही थी कि हमारी जिंदगी खुशनुमा है, वही लड़की अपने पिता को दूध वाले मिल्क शेक में एक तरीके से जहर मिलाकर परोसती है, इंतजार करती है कि पिता इसे पूरा पी जाएं और कब वो मरें तब मैं उनकी सरकारी नौकरी और पिता जिस लड़के से मुझे मना करते थे मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। अब यहां पर जो बेटी अपने बाप की नहीं हुई वो अपने पति की भी नहीं हो पाई क्योंकि वो अपने पति से भी लड़ झगड़ रही थी और यही दोनों जगह पर जाकर जब पति को लगा इसने अपने बाप को भी मार दिया, आने वाले वक्त में ये मुझे भी मार देगी, और इसलिए आशीष अपने जोखिम उठाकर थाने जाता है और कहता है कि सर मुझे भी फंसा दो क्योंकि मैं भी उतना ही कल्प्रिट हूं। लेकिन मास्टरमाइंड वही लड़की है और आप इसे फटाफट जितनी जल्दी हो सके सलाखों के पीछे पहुंचाओ क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा शातिर है, चालाक है और इसे सलाखों के पीछे होना उतना ही जरूरी है। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी कि कैसे एक लड़की ने मिल्क शेक में जहर मिलाकर अपने पिता को दिया, मौत की घाट उतारा, फिर इस तरीके की ऑस्कर लेवल एक्टिंग की कि हर किसी को लगा कि बेटी नादान है, मासूम है, उसके सिर के ऊपर से बाप का साया नहीं रहा और इसलिए इसी का फायदा उठाकर सरकारी नौकरी भी पा जाती है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।